गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। वीडूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। गाबा सर और सचिन पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए हम जोड़ेंगे रचना वैद्य को और शिल्पा राउत को भी। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जोड़ेंगे और दोनों फंडामेंटल्स पर। अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से भी होगी बातचीत। साथ ही नोवेलस मसले और नतीजे पर खास चर्चा के लिए हिंडाल्को के MD सतीश पाई भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो बहुत कुछ है लाइंड अप शो में क्विकली, लेकिन एक बार मार्केट का चेक करते हैं। और मार्केट में डिसेंट रिकवरी अभी के लिए, हालांकि अभी भी नीचे है निफ्टी 140 पॉइंट, लेकिन ज़्यादा रिकवरी बैंक निफ्टी में है लोअर पॉइंट से, जहां आज वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी लोएस्ट पॉइंट से करीब एक बार फिर से एग्जैक्टली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से रिवर्सल लेकर करीब 300 पॉइंट की रिकवरी इस समय बैंक निफ्टी में। और मिड कैप में अच्छा रिवर्सल है। एडवांस डिक्लाइन तो ऑलरेडी ग्रीन में आ गया आपके। आज IT स्टॉक में वीकनेस है, लेकिन LTTAs और इवन फार्मा स्टॉक्स में LTTAs, इन्फोसिस, LTI माइंट्री, एल्केम लैब्स, लूपिन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ वीकनेस है। HDFC बैंक अभी भी प्रॉब्लम का एक मार्केट के लिए सबब बना हुआ है। और ये इस समय 3 लिस्टिंग जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी, और तीनों के तीनों 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जिसमें से थोड़ा सा ख़राब दिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए लिस्टिंग के लिए, मार्केट का मूड ख़राब था। इनमें से 2 रेड में शुरू हुई हैं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, और एक स्टॉक ग्रीन में, रशी पेरिफेरल्स, ये ग्रीन में खुलता हुआ। वीरू जी, चलिए अभी काम करते हैं। ये दोनों की तीनों लिस्टिंग्स आपकी स्क्रीन पे और ये प्राइस जोन्स। पैनल से आपको अवगत कराता हूँ एक बार। और रचना जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ी हैं। रचना जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो इस वक्त के 2 ट्रेड्स होंगे, उसमें एक LIC हाउसिंग फाइनेंस रहेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो कब से ही पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा कंडीशनल ट्रेड है। अगर ये 631 के ऊपर निकलता है तो ही हमें यहाँ पे बाय करना है। जब और जैसे ही ये 631 क्रॉस करे, अभी 629 पे है फ्यूचर्स, तो थोड़ा सा रुक के 31 क्रॉस करने पे हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है ऑन द लॉन्ग साइड। और उस टाइम पे हम SL लगाएंगे 627 पे, और अपसाइड पे टारगेट रखेंगे 637 का और 640 का। तो ये 2 टारगेट के लिए LIC को लॉन्ग करेंगे। और दूसरा जो मेरा कॉल रहेगा, दैट विल बी इन जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स। इसको भी हम लॉन्ग करेंगे। ये भी सुबह से पॉजिटिविटी ओपनिंग के साथ ही दिखा रहा है। तो मेटल सेक्टर भी विनिंग सेक्टर्स में टॉप साइड पे है, अगर आप हीट मैप में देखें तो यहाँ पे जिंदाल स्टील में फ्यूचर 739 पे है। अगर ये 734 को होल्ड करते हैं तो हमें अपसाइड पे यहाँ पे 744 का एंड 750 का टारगेट मिलना चाहिए। ओके, तो LIC हाउसिंग और जिंदल स्टील एंड पावर, ये हो गई रचना की पिक्स। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी, आप क्या ट्रेड्स लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड भी रहेगा बाइंग साइड में। मेरा पहला बाय रहेगा, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन अभी है, वो है जाइडस लाइफ। आई नो फार्मा थोड़ा ऑन दी सबड्यूड साइड है, लेकिन आप जाइडस लाइफ को देखेंगे तो ये 850 845 जोन्स को फ्यूचर्स में, फ्यूचर लेवल की बात करें, बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। एंड वंस इट क्रॉसेस दिस 860 861, मुझे लगता है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे 880 से 900 के लेवल्स आपको बहुत क्विक खाएंगे। तो यहाँ पे अभी आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ डे लो 846 का। आप यहाँ पे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है 880 के लेवल्स पहला टारगेट, उसके ऊपर 900 भी जाएगा। मेरा जो दूसरा बाय रहेगा वो अगेन रिलायंस में रहेगा। रिलायंस 2900 के नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा एक बेस फॉर्मेशन अभी बनते जा रहा है। ऐसे मार्केट में भी ये होल्ड कर रहा है। तो जब तक ये 2900 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 3000 से लेकर 3050 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। तो ऑन एवरी डिक्लाइंस टूवर्ड्स 2920 बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 2900 का रखिए, और यहाँ पे अब बाय इन रिलायंस। ओके, 2 आपके भी ट्रेड्स आ गए यहाँ पे शिल्पा जी। अब चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, मुझे लगा यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन रखना है एंड ट्रेड्स स्ट्रिक्टली इंट्राडे तक ही सीमित रखने हैं। जिस तरीके से मार्केट की प्लेसमेंट है, मुझे लग रहा है एक रिलीफ रैली बन सकती है 21,680 के आसपास। मुझे लग रहा है वापस एक मौका मिलेगा शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने के लिए। सो जिस तरीके से फिलहाल ये बेस से अपमूव ट्रिगर हो रही है, मुझे लग रहा है वहां पर
बैंक्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, एंड वहां पर कैनरा बैंक का अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा मुझे स्टेबल एंड रिलायबल लग रहा है। तो जिस तरीके से 552 के आसपास इसके फ्यूचर्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी है 548 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 560 564 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है आपको कैनरा बैंक में, एंड बिकवाली करनी है मुझे लग रहा है सिप्ला के काउंटर में। अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने काफी कॉन्फिडेंटली तोड़ा है, एंड काफी समय के बाद अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की यहाँ पर चाल बन रही है। तो अगर यहाँ पर भी एक अच्छा पुल बैक बन जाता है 1432 के आसपास, इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं, तो 1435 के आसपास मुझे लग रहा है फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 1444 पे लगाना है, एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 1410 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। तो बिकवाली करनी है सिप्ला में। ओके, सिप्ला में बिकवाली करनी है इस समय। ये सचिन की पिक्स हो गई, पर आई थिंक गाबा सर की पिक्स रह गई हैं। गाबा सर, हाँ, जो स्टॉक मुझे पसंद है, आई थिंक सुबह आपने जिक्र किया, वो है नेशनल एल्यूमिनियम। 152 पर ट्रेड कर रहा है नेशनल एल्यूमिनियम, अच्छा लग रहा है मुझे। जो गैप अप मिला है, ब्रेकअवे गैप, पॉसिबली इसका टारगेट 160 होगा, लेकिन स्टॉप होगा 149 का। तो यस, नेशनल एल्यूमिनियम 149 के स्टॉप से अपमूव मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, वो है अगेन अपमूव मिला है, वो है एबीबी। वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन यस अपमूव मिलना चाहिए। 4533 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 4540 रुपीज। ऑन द अपसाइड करीब 4650 का ये एक जोन है, वहां तक जाने की चेष्टा कर सकता है एबीबी। ओके, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट में रिकवरी टिकी नहीं रही है। आज थोड़ी सी सुबह हमने रिकवरी की बात की, लेकिन वो देखिए फिर से, खासतौर से बैंक निफ्टी एक बार फिर से गोता खाया उसने, और अब फिर 400 पॉइंट नीचे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी आज पूरे दिन मार्केट में। और यहाँ पर कुछ स्टॉक्स, आईटी काफ़ी खासा वीक हो रही है आज। आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए। हाँ, 700 पॉइंट नीचे इस समय, तो ये काफ़ी वीकनेस है यहाँ पर। वीरू, कुछ और स्पॉट किया आपने? जहाँ इन्फोसिस में वीकनेस है अनुज, और करीब 700 अंक नीचे निफ्टी आईटी। और वीकनेस कहाँ पर है, एक बार और दिग्गजों में आज जहाँ पे वीकनेस है उसमें एलएनटी आज 3284 पे, इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। इस दौर मतलब मैं बोलूँगा, मतलब दिसंबर 2022 के बाद पहली बार ये इस एवरेज पे आया है, और कोलाइड कर रहा है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से 22 मई 2023 के बाद। रचना जी, आप एलएनटी को कैसे रीड कर रही हैं इस वक्त? पिछले 8-10 दिन से, स्पेशली पोस्ट बजट, इसमें काफ़ी लिक्विडेशन है। जी, जहाँ तक एलएनटी की बात है, एलएनटी में हमने 1-2 दिन पहले भी शॉर्ट कॉल ही दिया था, और उसने उसी टाइम ड्यूरिंग द शो टारगेट अचीव कर लिया था। और अभी भी हम यही कहेंगे 3280 हालांकि एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, और वो अभी फ्यूचर्स के हिसाब से बिल्कुल उसी पे है। तो लेट्स सी इफ दिस सपोर्ट होल्ड्स। अगर 3280 होल्ड करेगा तो यहाँ पे एक माइनर अटेम्प्ट बनेगा अपसाइड का, लेकिन वो फीबल होगा। अगर वो आएगा भी तो वो ट्रेडेबल भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन 3280 के आसपास करने के बाद हायर चांसेस आर सच कि वो 3280 को भी तोड़ेगा एंड डाउनसाइड पे 3220 की तरफ जाएगा। चलिए अब एक बात करते हैं नंबर्स की। हिंडाल्को कल 2 वजह से फोकस में था। पहला, कंपनी की सब्सिडी नोवेलिस के ज़्यादा कैपेक्स प्लान से बाजार निराश था, जिसकी वजह से कल शेयर 13% टूटा था। दूसरी तरफ कल ही कंपनी के नंबर्स भी आए। स्टैंड अलोन मुनाफा 68% बढ़ा है, जबकि आय में 7% की बढ़ोतरी हुई है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंडाल्को के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पाई जुड़ गए हैं। सतीश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके नंबर्स पर बाद में आएंगे, पहले वो इशू जिसकी वजह से मार्केट ने कल आपको पनिश किया, आपके स्टॉक को। जो नोवेलिस के कैपेक्स पर आपने 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए के खर्चे की बात की, कैपेक्स की बात की, ये क्यों किया आपने? क्योंकि मार्केट को ये पसंद नहीं आया। तो देखिए, मैं थोड़ा पहले ये बतलाना चाहता हूं कि नोवेलिस वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोलिंग कंपनी है। अमेरिका में हमारा पूरा कैपेसिटी अभी यूज्ड हो गया है, तो मार्केट डिमांड को मीट करने के लिए हम अभी एशिया और ब्राजील से कैन बॉडी स्टॉक को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए हम लोग ने लगाया क्योंकि हमारे कस्टमर देख रहे हैं कि कैन का डिमांड 3-4% ईयर ऑन ईयर CAGR पे ग्रो हो रहा है, ऑटोमोटिव डिमांड ग्रो हो रहा है। तो ये हमारे पास अभी नॉर्थ अमेरिका में और कैपेसिटी नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है।
अभी ये भी सच है कि 40 साल में ये पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इस साइज का अमेरिका में किया जा रहा है। तो एस्केलेशन हुआ क्योंकि हम लोग ने सिविल कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट किया था। जब हम लोग ने पहले बजट किया तो हमारे जो एस्टिमेट्स थे, हमारे जो पार्टनर फ्लोर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कर रहे हैं। जब ये एक साल बाद डिटेल्ड इंजीनियरिंग सॉइल टेस्टिंग करके जब हम लोग को पूरा बजट में क्लैरिटी मिली तो हम देखते हैं कि मेजॉरिटी एस्केलेशन 80% एस्केलेशन सिविल इलेक्ट्रिकल इस पे आया हुआ है। तो हमारे कैलकुलेशन में जो आईआरआर था ये प्रोजेक्ट का, ये मिड टीन्स पे था। तो ये एस्केलेशन लेके डबल डिजिट पे है, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंगल डिजिट पे है। तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली इज स्टिल सेंसिबल और हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली गोइंग फॉरवर्ड नॉर्थ अमेरिका में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि ये प्रोजेक्ट हम लोग फेज 1 है, ये हॉट मिल कैपेसिटी इसमें बहुत और है। तो वी कैन इजिली डबल फ्रॉम 600 टू 1.2 मिलियन टन्स ऑफ आउटपुट। और ये जो सेकेंड फेज 2 एक्सपेंशन होगा इसका कैपेक्स इंटेंसिटी बहुत कम रहेगा, $1,500 to $2,500 पर टन है। तो ये प्रोजेक्ट का रिटर्न्स ओवर टाइम बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट काफी वी थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ओके, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एनालिस्ट को लगता है कि FY28 तक नोवेलिस में फ्री कैश फ्लो नहीं होगा। ऐसे में आपको एक्स्ट्रा कैपेक्स या फंडिंग के लिए डेट या इक्विटी की ज़रूरत होगी, तो उसमें फिर प्लानिंग क्या है आपकी? ये गुड पॉइंट है। हमारा जो कैलकुलेशन है कि अगले 2-3 साल पे वी मे हैव टू डू ब्रिज फंडिंग। तो वी विल प्रॉब्ली डू अ ब्रिज लोन टू मीट द कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स। बट हम लोग ये भी कमिट कर रहे हैं कि जो हमारा नेट डेट टू एबिटा गाइडेंस है वो अराउंड 3 ही रहेगा। सो नोवेलिस का ऑन एन एनुअल बेसिस वी विल बी अराउंड 3। और हमारे कैलकुलेशन में विद आवर इंटरनल कैश फ्लो जनरेशन एंड कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स विल मीट इट। बट हमको कुछ ब्रिज फंडिंग करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। ओके, चलिए भाई साहब आप बात करते हैं एग्जैक्टली इस क्वार्टर के कोर नंबर्स पे। अब तक हमने बात करी आई थिंक ये जो कैपेक्स रन हो गया है ओवररन, और साथ ही साथ आपकी डेट पर लेकर, लेकिन एग्जैक्टली ये नंबर्स इस क्वार्टर के, इसमें महत्वपूर्ण पहलू क्या रहे इस बार के, परफॉर्मेंस कैसी रही? तो अगर हम अब अपने 3 डिवीजन को देखें, अगर हिंडाल्को एल्यूमिनियम इंडिया में $880 पर टन एबिडा, 30.7% एबिडा मार्जिन था। तो ये इस क्वार्टर पे हमारे इनपुट कॉस्ट में काफी कम हुआ कि 3.3% हमारा इनपुट कॉस्ट Q2 के मुताबिक कम हुआ। तो ये मार्जिन्स Q4 में सस्टेनेबल है। तो Q4 के भी मार्जिन मुझे लग रहा है कि Q3 से फ्लैट रहेगा एल्यूमिनियम इंडिया का। कॉपर को अगर आप देखें 636 करोड़, ये तो रिकॉर्ड एबिडा था। और Q4 ये Q3 के मुताबिक थोड़ा बेटर होना चाहिए क्योंकि Q4 नॉर्मली वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा होते हैं। नोवेलिस को अगर आप देखें तो $499 पर टन, $434 मिलियन एबिडा Q3 तक। Q3 नॉर्मली उनका सीजनल क्वार्टर होता है, छुट्टी होते हैं, क्रिसमस, थैंक्सगिविंग। तो Q4 में नोवेलिस के मार्जिन्स बेटर होंगे। एबिडा पर टन $525 पर टन होगा और एब्सोल्यूट एबिडा भी 500 मिलियन के पास होना चाहिए। ओके, अब आते हैं सर प्राइसिंग को लेकर। एग्जैक्टली अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपको आई मीन कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइसेस की डायरेक्शन क्या नजर आ रही है? तो देखिए, ये एल्यूमिनियम का जो सप्लाई डिमांड सिचुएशन है इसके ऊपर एल्यूमिनियम का प्राइस डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में देखें, यूएस में देखें तो एल्यूमिनियम डिमांड काफी स्ट्रांग है। पर अभी क्या हुआ है कि यूरोप का इकोनॉमी थोड़ा डिप्रेस्ड है और चाइनीज डिमांड अच्छा है पर इतना अच्छा नहीं है जो लोग सोच रहे थे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देख के एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑयल, ये सब कमोडिटीज के प्राइस थोड़े डिप्रेस्ड हैं अभी। तो अगर सप्लाई डिमांड टाइट है और अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, यूरोपियन इकोनॉमी थोड़ा बेटर होना शुरू किया, चाइनीज इकोनॉमी पे लोग को अभी भी थोड़ा शक है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ये अगर थोड़ा क्लाउड्स अगर क्लियर हो जाए
तो सब कमोडिटीज के प्राइसिंग, और एल्यूमिनियम एंड कॉपर तो इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर, इसमें डिमांड काफी है, तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर प्राइसेस को तो ऊपर जाना ही चाहिए। ओके, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवाल लेने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइज़र के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वीकनेस है मार्केट में इस समय, लेकिन इंडियन मार्केट का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग रहा है। आप क्या कर रहे हैं इस समय मार्केट में? क्या बाय कर रहे हैं फ्रेश लेवल्स पर, इन लेवल्स पर? आई थिंक अनुज, इम्पोर्टेंट ये है कि अर्निंग सीजन काफी रीजनेबली पॉजिटिव रहा है एंड आई थिंक ये 4th कंसेक्यूटिव ईयर है जहां पे निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ इस 15% के ऊपर है। ये 2006 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कॉर्पोरेट इंडिया में कि FY21 काफी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ रहा। FY22 जो था 2022, उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ रहा। 2023 में भी 15% के ऊपर ग्रोथ रहा और ये 2024 में भी 9 मंथ्स के रिजल्ट्स जो मोस्टली आ चुके हैं वो 15 से 18% ग्रोथ की तरफ निर्देश कर रहे हैं। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग अगर अर्निंग्स ग्रोथ है तो मार्केट भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। बट यस, नो बुल मार्केट इज विदाउट करेक्शन एंड दिस टाइम आल्सो इट विल नॉट बी डिफरेंट। सो करेक्शंस विल कम, they are part of the markets, but I think it is a very strong bullish market if you have a 3 to 5 years view. एंड उसके अंदर चाहे आप ऑटोमोबाइल पकड़ लो, बैंकिंग पकड़ लो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पकड़ लीजिए, बहुत सारे कैपिटल गुड्स रिलेटेड, पावर रिलेटेड जो भी थीम्स है वो कंटिन्यू रहेगी। ओके राजेश जी, एग्जैक्टली पिछले एक महीने में जो स्टॉक्स में टारगेटेड सेलिंग है पोस्ट अर्निंग्स, उसमें HDFC बैंक सबसे प्रमुख है। बट इस प्राइस पे 1370 पे 1360 पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में आप लोगों ने क्या व्यू लिया है या फिर अपने HNI क्लाइंट्स के साथ क्या व्यू शेयर किया है? हम जब भी बैंकिंग एंड फाइनेंस पे व्यू लेते हैं तभी हम 4 सेगमेंट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सेकंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, थर्ड NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एंड चौथा सेगमेंट होता है जो अदर्स होते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक्सचेंजेस हो गए, रजिस्ट्रारी हो गए, डिपॉजिटरी हो गए, वो सब जो है अदर्स में जाता है। तो वी एज ए हाउस ऑलवेज बिलीव इन डाइवर्सिफाइड अप्रोच और पर्टिकुलरली ये जो 2024 का जो साल है, जो हमारा पूरा साल का ये साल का जो थीम है वो ये है कि बी बुलिश बट बी प्रूडेंट। और हमें लग रहा है कि डाइवर्सिफाइड अप्रोच विल प्रूव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अप्रोच फॉर दिस एंटायर ईयर, क्योंकि सेक्टरल रोटेशन बहुत ही फास्ट हो रहा है। Every week there are new sectors and then the next week it goes down by 20%, am I right? So sector rotation is going to be very, very fast and it will be not difficult, it will be not possible for anybody to change the portfolio on weekly or monthly basis. So I think we continue to believe in diversified approach and the name what you talked about, जो आपने नाम कहा, that is also part of the portfolio. Apart from many other companies, so we hold about 8 to 10 names in this entire banking and finance, which includes एक्सचेंजेस भी हम ओन कर रहे हैं, हम अच्छे खासी NBFC भी ओन कर रहे हैं, PSU बैंक्स भी ओन कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी ओन कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल। मिड कैप्स में कोई थीम आपको जो पसंद हो इस समय? अनुज जी, काफी सारे थीम्स जो लास्ट 1.5-2 साल में आइडेंटिफाई की हुई थी, काफी सारे भाव बढ़ चुके हैं। थीम कंटिन्यू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक थीम हमने सिलेक्ट की है लास्ट 3 साल से लगातार हमें लग रहा है कि ये थीम कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके अंदर भी काफी चेंजेस हमें करना पड़ रहा है क्योंकि काफी सारी चीजों में वैल्यूएशंस आर रनिंग अहेड ऑफ फंडामेंटल्स। तो बस ये थोड़ा हमें संभाल के काम करना पड़ेगा ये साल, क्योंकि अर्निंग्स एंड मार्केट बोथ हैव टू गो पैरेलल। तो डेटा सेंटर्स इज गोइंग टू बी द वेरी बिग ग्रोथ ड्राइवर, स्मार्ट ग्रिड इज गोइंग टू बी वेरी बिग ग्रोथ ड्राइवर, न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन चाहे वो थर्मल हो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग ग्रोथ ड्राइवर। तो ये जो पूरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो थीम है उस पे पावर एंड पावर रिलेटेड एक जो सेगमेंट है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस हो रहे हैं और एक सेकंड स्पेस है जो क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन जो व्हीकल का हो रहा है दैट इज प्रोवाइडिंग वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू मेनी ऑटो एंसिलरी कंपनीज। तो ये सेकंड थीम हो सकता है। कंज्यूमर स्पेस डिस्क्रिशनरी, आपको पता है हम लास्ट 3 साल से बात कर रहे हैं, वन ऑफ आवर टॉप होल्डिंग जो इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी, वी कंटिन्यू टू ओन, वी कंटिन्यू टू लाइक दैट स्पेस। तो वो जो स्पेस में जैसे ट्रेंड भी हम ओन कर रहे हैं लास्ट पिछले 3 साल से, प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर। तो दोस आर द सेगमेंट व्हिच आर कंटिन्यूइंग टू गोइंग टू डू वेल।
एंड ये रिजल्ट सीजन में लास्ट एक साल से बहुत बार हम बात कर रहे हैं कि विनर वर्सेस लूजर का गैप बढ़ रहा है। चाहे आप सपोज वो रिटेल कंपनी की बात करें और सामने दूसरी 3 रिटेल कंपनी आप रखिए और एक सामने ट्रेंड रखिए, तो ट्रेंड का ग्रोथ देख लीजिए और बाकी पूरा सेक्टर का ग्रोथ लीजिए, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर इज इंक्रीजिंग एवरी डे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक and at the same time exit if you think the valuations are significantly going up, then you need to take that as well. ऑलराइट, चलिए तो बहुत शानदार थीम्स बताई आपने और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ले लेते हैं आपका। ट्रेंड पर आपने बात की क्योंकि थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक और बिग मार्केट वॉइसेस हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत जी गुड मॉर्निंग, कैसी रही कल पार्टी? अच्छी थी अनुज, मार्केट ने भी थोड़ा सपोर्ट किया तो थोड़ा टाइम ऑफ लेने का भी टाइम मिला क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है एंड थैंक यू फॉर योर विशेस, रियली मेड माय डे। ओके, बिल्कुल। गुरमीत जी का कल बर्थडे था तो गुरमीत जी बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। गुरमीत आज लेकिन मार्केट थोड़ा सा वीक है, शायद आपका बर्थडे निकल जाने की वेट कर रहा था, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं आप वोलेटिलिटी को इस समय? अनुज, हमारी पहले भी इस बारे में बात हुई थी कि कोई भी पुशबैक अगर होगा कि रेट कट डिले हो रहा है, क्योंकि मार्केट ये प्राइस कर रहा था कि मार्च में रेट कट आ जाएगा और शायद 3 रेट कट फ्रंट एंड हो जाएंगे और 10 ईयर यूएस भी 3.8 के आसपास आ गया था। तो इसमें कुछ भी अगर इस हाइपोथेसिस में चेंज होता है तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, वही देखने को मिल रहा है। तो जो इन्फ्लेशन रीडिंग है यूएस की, अगर उसका ब्रेक करेंगे और पिछले 2-3 महीने का ब्रेक करेंगे तो एक फेड एक मैट्रिक ट्रैक करता है सुपर कोर इन्फ्लेशन, तो कोर का भी फर्दर सबसेट है जिसमें वो क्या करता है, सर्विसेज से शेल्टर इन्फ्लेशन माइनस करता है। तो जो आपकी मोबिलिटी रिलेटेड है, रेंट रिलेटेड चीजें हैं, उसमें काफी पिकअप देखने को मिल रहा है। तो बाजार को ये लग रहा है कि और डिले होगा। इनफैक्ट जो प्लॉट है उनका, उसमें उन्होंने 2 रेट कट अभी जो है हटा दिए हैं, तो उस वजह से यील्ड भी ऊपर गया। कल ऑलमोस्ट 10 पैसा तो मैंने देखा था अराउंड 12 साढ़े 12 बजे, मैंने देखा नहीं किस लेवल पे बंद हुआ। तो जब भी इसको चैलेंज होगा उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। देखिए, डिले हायर फॉर लॉन्गर जो नैरेटिव है, अब यूएस इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि एक तरफ उनको रिस्क है कि अगर जल्दी रेट करेंगे तो इन्फ्लेशन वापस आ जाएगा। दूसरा, उनका जो डेट लेवल है वो $34-35 ट्रिलियन है, तो उसमें भी वो थोड़ा सा ट्रैप्ड है। तो सूनर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल हैपन। जब तक ये नहीं होता है ये थोड़ा सा बना रहेगा, बट ऐसा कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है। थोड़ा सा जब ये नंबर नीचे आएगा, थोड़ा इनफैक्ट थोड़ी बैड न्यूज आएगी यूएस इकोनॉमी में, वो शायद इमर्जिंग मार्केट के लिए गुड न्यूज होगी। ओके, ट्रैप की बात की आपने, शॉर्ट ट्रैप हो गए हैं आज, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रैप हो गए हैं और अब बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट नीचे रह गया। हमने कुछ टाइम पहले बात की थी कि आज हम ग्रीन में आ सकते हैं और अब देखिए बैंक निफ्टी अगेन वॉलेटिलिटी है लेकिन अब काफ़ी शानदार रिकवरी आ रही है। अब 45,300 के ऊपर आ गए हैं हम, सिर्फ 190 पॉइंट्स नीचे रह गए हैं, तो शॉर्ट्स यहाँ पर क्लियरली ट्रैप हुए हैं। गुरमीत, लेकिन एक स्टॉक जो दिक्कत का सबब बना हुआ है, आप अभी भी कॉन्फिडेंस रख रहे हैं HDFC बैंक में, क्योंकि लगातार न्यू लोज बना रहा है ये स्टॉक? थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है अनुज, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 3.5-4% की होल्डिंग है पोर्टफोलियो में और ये थोड़ा ड्रैग करता है ये, और मेरी पर्सनल ओनरशिप बहुत लंबी है। तो एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है कि ग्रोथ मोमेंटम भी सस्टेन करना है और मार्जिन सस्टेनेंस भी करना है। तो और ये इंटरेस्ट सेंसिटिविटी बढ़ गई है एडवांसेस की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको वेट आउट करना पड़ेगा। देखिए, अब पिछले क्वार्टर 16,500-17 हज़ार करोड़ का पैट है, आपको 14-15 टाइम्स मिलता है 2 की बुक वैल्यू पे। इस वैल्यूएशन पे इस कभी ट्रेड हुआ नहीं है। तो मैं बार-बार, हम लोग यही सवाल पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है कि परमानेंट है। मुझे लगता है टेम्पररी है। जैसे-जैसे लिक्विडिटी ईज़ होगी, आई थिंक शायद CRR कट आरबीआई करे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और जैसे-जैसे रेट साइकिल रिवर्स होना शुरू होगी, सारे बैंक्स परफॉर्म करेंगे। अभी प्रेशर हर जगह है, मुझे लगता है, बट फाइनेंशियल्स अगर आप देखिए, ईपीएस पिछले 2 साल में डबल हो गया है और जो बैंक निफ्टी है वो 41,000 से सिर्फ 45,000 आया है, जिसमें मतलब 10% का अगर आप कैगर लगाएंगे, और ईपीएस का कैगर जो है 40-50% है। तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे कैचअप करेगा। वो एचडीएफसी लेड होगा या बाकी बैंक लेड होगा, वो देखना पड़ेगा। बट हम प्राइवेट बैंक्स में इन जनरल फाइनेंशियल्स में वेटेज बढ़ा रहे हैं। हमने एक्सिस बैंक ऐड किया है, एसबीआई में हमारा वेट सब्सटैंशियल था, बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हैं। इस वैल्यूएशन पे बैंक्स अपनी मीडियन से बिलो ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। गुरमीत जी, मेरी तरफ से भी जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप वैलेंटाइन वीक की बधाई हैं।
कमाल की तपाजी वाकई। अच्छा, कन्विक्शन पोस्ट अर्निंग्स, इस क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद जैसे कि बाजार ने प्राइस वाइज जो कन्विक्शन जाहिर किया वो पीएसयू बैंक्स में जाहिर किया, बाजार ने जिस पे संदेह और आई थिंक बहुत नेगेटिव रिएक्शन दिया, दैट वाज आई थिंक केमिकल। ये मेरी रीडिंग अब तक की। आप लोगों ने अपने पीएमएस में, सिंस आप सिर्फ मात्र 3-4 महीने के लिए होल्ड नहीं करते, आप लोगों की लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है, क्या ऐड किया पोस्ट अर्निंग्स और क्या रिड्यूस किया? तो 3-4 चीजें हमने ऐड करी। हमने ऑटो में M&M में वेट थोड़ा सा बढ़ाया है। हमें लगता है थोड़ा सा मार्केट का जो कंसर्न है आरबीएल को लेके वो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है। आप उसके पिछले 4 साल का अगर ईपीएस ग्रोथ देखेंगे 12% है। स्टॉक कोर अगर आप पी निकालेंगे तो 14 के मल्टीपल पे FY25 ईपीएस के। पिछला साल बहुत अच्छा रहा है। तो एसयूवीज में उनका मार्केट शेयर वापस 17-18% है और बढ़ने की उम्मीद अगर आप ऑर्डर बैकलॉग देखें। ट्रैक्टर सेगमेंट थोड़ा सॉफ्ट रहा है बट वहां भी मार्केट शेयर 40% के ऊपर है। एक जो तीसरा सेगमेंट जिसे हम एलसीवी बोलते हैं उसमें एक जो पिकअप सेगमेंट है जो 2.5 से 2 से 3.5 टन का होता है, वहां पे उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, लगभग 60-62% मार्केट शेयर है। और मुझे लगता है एक बार जब भी कंसर्न एड्रेस हो जाएगा थोड़ा सा कैपिटल एलोकेशन को लेके, शायद स्ट्रीट बेटर मल्टीपल देगी जैसा उसने बाकी ऑटो स्टॉक्स को दिया और रिकवरी दी है। हमने थोड़ा सा भी आईटीसी ऐड शुरू किया है। मुझे लगता है जो बैट का स्टेक सेल है बहुत बड़ा ओवरहैंग है, और जैसे ही इवेंट पास हो जाएगा हमने देखा आईटीसी बाउंस बैक करता है वापस से अच्छे डिविडेंड डील पे, अच्छे वैल्यूएशन पे है। थोड़ा सा स्मॉल मिड कैप में हमने एक्सपोजर्स बढ़ाए हैं, बिल्डिंग मटेरियल में कुछ हमने रेलवे स्टॉक्स में भी एडिशन किया है। अभी हम ये जो गवर्नमेंट ने म्यांमार फेंसिंग का ऑर्डर कि वो 1700 किलोमीटर की फेंसिंग होगी, तो उसमें हमारे कुछ कंपनीज रेडार में है, जैसे एनबीसीसी है, जेन टेक्नोलॉजीज है। और जो प्राइम मिनिस्टर की ये जो योजना आई है सोलार सिस्टम्स को लेके, वहां पे कुछ स्टॉक्स हमने वीरू जी ऐड किए हैं। ओके, तो आपने एडिशंस और आई थिंक कुछ रिड्यूस जो स्टॉक्स की बताएं, और वाकई फॉर्च्यूनर चलाने वाले अगर एमएनएम ऐड कर रहे हैं तो उसमें कन्विक्शन कितना होगा नंबर्स में वो आप देख सकते हैं। कोई पीएसयू ऐड करी है गुरमीत जी आपने? बिल्कुल वीरू जी, हमने पावर ग्रिड ऐड किया है पोर्टफोलियो में। मेरा ये मानना है कि इंडिया में अभी भी एनर्जी डेफिसिट है और इंडिया को बहुत कम समय में 300-350 गीगावाट ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो एक एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो हमने एक एस्टिमेट बनाया हमारी टीम ने अगले 5 साल का, लगभग 2.5 लाख करोड़ के ट्रांसमिशन लाइन्स की होगी। इसका मतलब हर साल 30 से 40 हज़ार करोड़ का ऑर्डर मिलना चाहिए। पावर ग्रिड का पिछले क्वार्टर अगर आप नंबर देखें तो 62% मार्केट शेयर है, तो अभी भी 14-15 के अर्निंग मल्टीपल पे है। और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ पीएसयूज में, सिलेक्टिव पीएसयूज में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, गवर्नेंस को लेके, कैपिटल एलोकेशंस को लेके, एग्जीक्यूशन को लेके। एनबीसीसी पे हमारी थोड़ी सी नजर है। कुछ 1-2 पीएसयू बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें नजर है। और एक एचएल हम थोड़ा जल्दी एग्जिट कर गए थे, तो थोड़ा अगर पुल बैक आता है तो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत बड़ा एक तो करंट ऑर्डर बैकलॉग 90,000 करोड़ है और बहुत सारा एजिंग हो रहा है, मिग 29 का, 21 का, कुछ मिराज वाले सेट्स का, तो पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस प्ले है सबसे सॉलिड प्ले है। यहाँ भी बड़ा यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ओवरऑल ग्राउंड लेवल चेंजेस को देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगह हमने वेटेज जो रिड्यूस किया है, हमने आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं। हमने एक्सपोजर बढ़ा दिया था जब इन्फोसिस 1200 था और बहुत सारे आईटी स्टॉक्स की पिटाई हुई थी, तो थोड़ा सा टैक्टिकली अंडरवेट हुए, एग्जिट नहीं किया है कंप्लीटली। और कुछ एक केमिकल कंपनीज में हमें लगता है कि अभी थोड़ा पेन और है, तो वहाँ हल्का सा वेटेज पिछले क्वार्टर हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया था, अभी नहीं किया है इन प्राइसेस। ओके, चलिए। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप फॉर्च्यूनर चलाते हैं, ये अच्छा हुआ वीरू ने बता दिया। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, 2 ऑटो एंसिलरी कंपनी, ग्लोबल कंपनी, दोनों के नंबर्स आए और दोनों काफ़ी मार्केट ने पनिश किया, खासतौर से भारत फोर्ज, इवन संवर्धन मदरसन। यहाँ पर क्या पोर्टफोलियो में री एंट्री का मौका है? हम बॉश को देख रहे हैं अनुज आफ्टर जो नंबर्स, और एक जो इनकी कमेंट्री वीक थी, अगर आप भारत फॉर्ज की बात करें, उन्होंने वीक आउटलुक की बात करी। और अनुज ये कि कंसर्न है, ये आरबीआई को भी थोड़ा मुझे लगता है नजर रहेगी। कोर हमारा 3.68 है कोर इन्फ्लेशन, तो बहुत कोर इन्फ्लेशन में ड्रॉप होना भी इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। और लैग इफेक्ट आता है रेट हाइक्स का, वो यूएस में भी देखने को मिलेगा, आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, और ट्रांसमिशन लेट हुआ है। तो हम संधार टेक्नोलॉजीज ऐड कर रहे हैं, वहां हमें लगता है कि उन्होंने अपना मिक्स चेंज किया है, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल सप्लायर से
बहुत अच्छा ऑर्डर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, फॉर्जिंग्स में, फैब्रिकेशंस में, इंडस्ट्रियल कैबिन्स में, बाइक के फ्रेम्स बनाते हैं, लॉक्स में मार्केट लीडर हैं, कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव हो रहा है, डेट रिडक्शन हो रहा है, तो और थोड़ा मिंडा इस लेवल पे और ऐड कर रहे हैं। हमें लगता है काफ़ी करेक्शन आया है 700 के लेवल पे, लगभग 620 के आसपास आज सुबह मैंने ट्रेड देखा था, और सोना BLW। तो ये हमारी टॉप पिक्स हैं, संधार, मिंडा और सोना BLW। ऑलराइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजॉय योर डे और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। चलिए फिर वीरूर में आपसे इजाज़त लेंगे और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। नीरज जी गुड मॉर्निंग। थोड़ी रिकवरी मार्केट में इस समय सस्टेन करेगी? ये आजकल $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट स्ट्रैप हुए हैं। बैंक निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रैप हुए हैं और आज एक बार फिर 200 डे मूविंग एवरेज इसने सपोर्ट कर लिया। एक चीज़ क्लियर हो गई है, 200 डे मूविंग एवरेज पे कोई ना कोई बायर है, कोई ना कोई बायर है बैंक निफ्टी में, वो उसको टूटने नहीं दे रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, 3-4 दिन से हो रहा है, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल आ रहा है। तो आज वो वाली बात सही होनी चाहिए, जब हम गिर रहे थे तो यूएस ऊपर था, आज यूएस गिरा तो हमें ऊपर होना चाहिए। हाँ, लेकिन डे लो नहीं टूटना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान। एक्चुअली डे लो नहीं टूटना चाहिए और देखते हैं कैसा रहेगा, क्योंकि अभी भी संभलने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट। वी मिड कैप पे भी संभलने की कोशिश हुई, लेकिन सब कुछ अभी 1-1.5 घंटे का ही खेल है। थोड़ी और देर रुकते हैं, तब देखें क्या होगा। चलिए आपके सवाल जवाब लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।